हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट अड्डा में। आपको मैंने इसके पहले की वीडियो में बताया हुमायूं के कुछ संघर्षों के बारे में कि हुमायूं का क्या कठिनाइयाँ थी, उसको बाबर के द्वारा दी गई विरासत में मिली कठिनाइयों के बारे में। आइए अब हम चलते हैं बाबर की कुछ और कठिनाइयों के बाद संघर्षों के बारे में। इसके बाद का जो हमारा टॉपिक है ये चुनारगढ़ चुनारगढ़ की विजय कब हुई? इसको 1538 ईस्वी में हुआ। ये कि चुनारगढ़ की विजय 1538 ईस्वी में हुई। हुमायूं 1537 ईस्वी में क्या था, पूर्व की ओर बढ़ने लगा। ये पूर्व की ओर बढ़ने लगा तो इसने क्या, चुनारगढ़ के किले में घेरा डाल दिया। चुनारगढ़ के किले में क्या, इसने घेरा डाल दिया और चुनारगढ़ के किले में इसने घेरा डाल दिया। कुतुब शाह के कहने पर, कुतुब शाह की योजना के अनुसार शेर खां ने इसको अधिक से अधिक समय तक वहाँ रोकने का निश्चय किया था। किसकी? कुतुब खां की योजना थी और शेर खां ने क्या, इसे अधिक से अधिक समय तक वहाँ पे रोकने का निश्चय किया था। और 6 माह बाद, मतलब 6 महीने बाद 1538 ईस्वी में चालाकी और तोपों की बदौलत, किसकी? तोपों की सहायता से किले पर क्या हुआ, अधिकार कर लिया। 6 माह के बाद इसने क्या किया, 6 माह तक वहाँ घेरा डाल रखा। 6 माह के बाद क्या हुआ, उसने तोपों की सहायता, क्योंकि इसका तोपची जो था, इसकी वजह से इसका तोपखाना बहुत अच्छा चल रहा था। आपको लोगों को पता ही है कि मुगलों ने ही स्टार्ट किया तोपखाना, तो फिर इसकी तोपचियों की वजह से और कुशल राजनीति की वजह से इसने क्या किया, वहाँ पे किले पर कब्जा कर लिया। और उस समय तक क्या हुआ, शेर खां ने वहाँ पर लूट मार की और वहाँ के खजाने को क्या है, लूट लिया। वहाँ के खजाने को लूटने के बाद जो वहाँ से मिला धन था उसको कहाँ पे सुरक्षित रख दिया, रोहतांगगढ़ के किले में। कहाँ पे? शेर खां ने वहाँ के खजाने को लूटा, खजाने का मतलब धन लूटा वहाँ से, और उस धन को लूट के कहाँ उसने सुरक्षित रख दिया, रोहतांगगढ़ के किले में। कहाँ पर? रोहतांगगढ़ के किले में सारे धन को सुरक्षित रख दिया। चुनार को जीतने में जो समय हुमायूं ने लगाया वह उसकी क्या, सबसे बड़ी भूल मानी जाती है। क्या? चुनार को जीतने में जो समय उसने लगा, 6 माह का समय उसने चुनार को जीतने में लगा दिया। ये क्या थी, हुमायूं की सबसे एक बड़ी भूल भी मानी जाती है। इसकी भूल सबसे बड़ी मानी जाती है, जिसकी वजह से क्या हुआ कि जो शेर खां था, शेर खां बंगाल को विजय होने में क्या रहा, उसको सफलता मिल गई। क्यों? क्योंकि इसको उस समय कोई उसका विरोधी बचा ही नहीं। जो हुमायूं था उसने 6 माह तक चुनारगढ़ के किले में घेरे डाल रखा हुआ था, तो ये समय उसको, शेर खां को अच्छा मिल गया और वो क्या है, बंगाल को विजय करने में सफल हो गया। आइए इसके बाद हम लोग चलते हैं बंगाल की विजय के बारे में। क्या हुआ कि जो हुमायूं था, और हुमायूं जो है चुनारगढ़ से आगे बढ़ के कहाँ पे पहुँचा, बनारस पहुँचा। चुनारगढ़ से आगे बढ़ के हुमायूं बनारस पे पहुँचा और बनारस में जाके उसने क्या, शेर खां से संधि की। किसने? हुमायूं ने। हुमायूं क्या है, वहाँ से आगे बढ़ा और बनारस पहुँचा, और बनारस में जाके उसने क्या, शेर खां से वहाँ पे संधि की। संधि में उसने क्या किया, संधि में उसने यही किया कि जो बिहार था, बिहार हुमायूं को मिल जाएगा, और जो बंगाल था, बंगाल किसको मिल जाएगा, शेर खां को। लेकिन शेर खां को क्या है, हुमायूं युद्ध नहीं करेगा, इसके बदले में शेर खां को प्रति वर्ष 10 लाख रुपए देना पड़ेगा। कितना? 10 लाख रुपए। यही संधि हुई थी कि बिहार जो है वो हुमायूं को मिल जाएगा और जो बंगाल है वो मिल जाएगा शेर खां को। लेकिन शेर खां को प्रतिवर्ष हुमायूं को 10 लाख रुपए प्रतिवर्ष उसको 10 लाख रुपए देना पड़ेगा। शेर खां को क्या है, ये शर्त मंजूर हो जाती। कौन सी? कि 10 लाख रुपए वो प्रति वर्ष उसे देगा। लेकिन जैसे शर्त मंजूर करके हुमायूं वापस आता है, उसे वहीं के राजदूत जो थे, वहाँ का एक राजदूत था, वो आता है शेर खां के पास और क्या कहता है कि शेर खां से प्रार्थना करता है कि वो उसके राजा के विरुद्ध क्या करे, आक्रमण करे बंगाल पे। किससे करता है? हुमायूं से प्रार्थना करता है वो राजदूत कि वो क्या करे, हुमायूं उसकी मदद करे, सहायता करे और उसके सुल्तान के प्रति बंगाल में क्या है, आक्रमण करे। फिर क्या होता है, हुमायूं जो है आगे बढ़ने लगता है, बंगाल की ओर बढ़ने का उसने क्या किया, निश्चय कर लिया। और जैसे ये बात शेर खां को पता चलती है तो उसने क्या किया, वादे को तोड़ने के लिए हुमायूं ने वादा किया था कि वो बंगाल में नहीं आएगा। लेकिन जब उसकी राजदूत ने उससे प्रार्थना की
तो उसने क्या है प्रार्थना को स्वीकार कर लिया और वो आगे बढ़ने लगा। लेकिन क्या हुआ, जैसे उसने वादे को तोड़ा तो उसने क्या शेर खान इसी चीज़ का क्या लाभ उठाया। क्या लाभ उठाया, उसने सभी अफगानों से बोला कि मुग़ल क्या होते हैं, भरोसे के लायक नहीं होते, इन पर भरोसा नहीं करना चाहिए। इन्होंने संधि की हमसे, उसके बाद फिर क्या है तब भी आके ये युद्ध कर रहे हैं। उसने क्या तुरंत ही लाभ उठाना शुरू कर दिया। और जब हुमायूं आगे बढ़ने लगता है तो होता ये है कि जो शेर खां का पुत्र था, शेर खां का पुत्र कौन था, जालन खां। जालन खां ने उसे रोकने का बहुत प्रयत्न किया। रोकने का क्या कर रहा था, वो वहाँ पे प्रयास कर रहा था। उसका मतलब था कि वो युद्ध नहीं करना चाहता था, वो बस ये चाहता था कि हुमायूं को ज़्यादा से ज़्यादा समय तक क्या यहाँ पे रोका जा सके, क्या किया जा सके, रोका जा सके। बस वो इसी वजह से क्या कर रहा था, उसको रोकने का प्रयत्न कर रहा था, ताकि क्या हो, हुमायूं का थोड़ा समय यहाँ पे बेकार में व्यर्थ हो। वो रोक तो पाया नहीं हुमायूं को, तो फिर से क्या हुआ, हुमायूं का जो गौड़ जाने का मार्ग था वो साफ हो गया, क्योंकि उसके मार्ग में कोई बाधा ही नहीं बची। जो थी वो वापस चली गई थी, क्योंकि वो जो पुत्र था उसका वो अपने पिता के पास, शेर खां के पास वापस चला गया था। रास्ते में उसको रोकने वाला कोई बचा नहीं था। लेकिन बंगाल पहुंचने से पहले ही हुमायूं जो है, शेर खां की सेना क्या है, बंगाल को छोड़कर वापस चली गई थी। कब, बंगाल को छोड़ के वो शेर खां के पहले ही वापस चली गई थी। और वहाँ क्या हो जाती है, महमूद की मृत्यु हो जाती है। सुल्तान महमूद की क्या है, वहाँ पे उसने देखा कि मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने के बाद उसके पुत्र का वध कर दिया जाता है। सुल्तान महमूद की मृत्यु हो जाती है और उसके पुत्र का क्या कर दिया जाता है, वध कर दिया जाता है। इस प्रकार क्या होता है कि जो हुमायूं था, हुमायूं ने बंगाल पे क्या है बहुत सरलता से क्या किया, अधिकार कर लिया। उसको तो युद्ध ही नहीं करना पड़ा, युद्ध करने से पहले ही शेर खां की जो सेना थी वो बंगाल छोड़ के चली गई। फिर वहाँ पर पहुँचा तो उसने देखा कि सुल्तान महमूद की मृत्यु हो जाती है और बचा उसका बेटा, उसका वध कर दिया गया था। और उसको क्या हुआ, कोई कठिनाई हुई नहीं, उसने आराम से क्या किया, बंगाल पर उसने शासन कर लिया। फिर क्या है, हुमायूं जो है वहाँ पे ऐशो आराम की ज़िंदगी क्या कर रहा था, व्यतीत कर रहा था। ऐशो आराम की तो ज़िंदगी वैसे भी था, व्यतीत कर ही रहा था। लेकिन क्या हुआ, उस बंगाल जीतने के बाद उसको क्या ऐशो आराम ज़्यादा मिल गया। उसने 1.5-2 साल तक बंगाल में ऐशो आराम किया। वो ऐशो आराम कर रहा था और जो शेर खां था इसी समय का सदुपयोग कर रहा था। कहा नहीं जाता है जो समय जो खो रहा होता है उसका दूसरा जो लड़का समय उपयोग कर रहा होता है उसी को फ़ायदा मिलता है। यही काम शेर खां कर रहा था। शेर खां का क्या कर रहा था, जो समय वो ऐशो आराम की ज़िंदगी व्यतीत कर रहा था उसी समय को क्या शेर खां वहाँ पे सदुपयोग में लगा रहा था। और उसी समय क्या हुआ, जो अफ़गान लोग थे, अफ़गान तो उसके कट्टर दुश्मन थे, उन्होंने क्या किया, कड़ा, संभाल, कन्नौज और क्या हुआ बनारस, इन जगहों पर क्या किया, उन्होंने कब्जा कर लिया, अधिकार कर लिया। किसने, अफ़गानों ने। कड़ा, कन्नौज, संभाल, इन जगहों पर क्या किया, उन्होंने आक्रमण करने के बाद इस जगहों पर क्या उनका अधिकार हो गया। क्या होता है कि जो अफ़गान लोग थे उन्होंने क्या किया, चुनारगढ़ और जौनपुर को क्या उन्होंने घेर लिया। उन्होंने क्यों घेर लिया और क्या किया, ये तो घेर ही लिया, साथ में हुमायूं को जिस रास्ते से वापस जाना था उस रास्ते को क्या उन्होंने बंद कर दिया। क्या कर दिया, बंद कर दिया। कौन, अफ़गान लोगों ने हुमायूं के वापस जाने वाली रास्ता को बंद कर दिया। कुछ माह पश्चात उसको क्या एक सूचना मिलती है कि उसके जो भाई था हिंदाल ने क्या, उसका एक विश्वास पात्र था हुमायूं का, जिस पर हुमायूं को क्या बहुत ज़्यादा विश्वास था। उसका नाम क्या था, उसका नाम था शेख बहलोल को क्या है उसने वध कर दिया। किसने, उसके भाई हिंदाल ने। और आगरा में क्या है अपने आप को स्वतंत्र राजा घोषित कर दिया। किसने, उसके भाई ने। उसके जो विश्वास पात्र था उसका वध कर दिया और उस अपने आप को क्या आगरा में स्वतंत्र राजा घोषित कर दिया। फिर हुमायूं ने वापस लौटने का निर्णय किया। क्या हुआ, उसको वहाँ से वापस लौटने का निर्णय किया किसने, हुमायूं ने। फिर कहाँ, बंगाल में उसने जहांगीर कुली बेग जो था, जहांगीर कुली बेग को केवल 500 सैनिक, कितने, 500 सैनिक के साथ छोड़ के वो मार्च 1539 ईस्वी को वो क्या है छोड़ के हुमायूं वापस गौड़ चला गया। कब, मार्च 1539 ईस्वी को छोड़ के क्या हुआ, वो वापस गौड़ चला गया। जिस मार्ग को उसने क्या था, उसके पुत्र ने बंद कर दिया था, रास्ते में अड़चनें डाली, उसी मार्ग को क्या है वहीं पर वो वापस चला गया। फिर आइए इसके बाद हम लोग देखते हैं हुमायूं का दूसरा संघर्ष, मतलब चौसा का युद्ध आक्रमण कब होता है। ये होता है 26 जून 1539
उनतालीस ईस्वी को। कब होता है? 1539 ईस्वी को। क्यों होता है? क्योंकि ये वापस आने लगा है। वापस आने के लिए इसने मार्ग कौन सा चुना था? वापस आने के लिए इसने गंगा का तटीय मार्ग चुना था। गंगा के तटीय मार्ग से वापस आते हुए इसने कौन सी सड़क से आया? इसने ग्रांड ट्रंक रोड को चुना। गंगा के तट से आया। गंगा के तट के बाद ये कौन सी जगह से गया? ग्रांड ट्रंक रोड से गया। और ये क्या थी? डॉक्टर ए एल श्रीवास्तव के अनुसार अगर देखें तो ये क्या थी? हुमायूं की एक भूल थी, क्योंकि इस मार्ग पे क्या था? अफगानों का अधिकार था। इस मार्ग पर क्या था? अफगानों का अधिकार था। लेकिन यही चीज़ अगर आर.पी. त्रिपाठी के अनुसार देखें तो वो कह रहे थे ये चीज़ सही है। दोनों में क्या है? अलग अलग तर्क दिए, और सबकी सोच क्या होती है? अलग जैसी नहीं होती है। तो आर.पी. त्रिपाठी क्या कहते हैं? ये मार्ग क्या था? सही था हुमायूं के लिए। क्योंकि इसी मार्ग से वो गया था, और उन सैनिकों को इस मार्ग के बारे में क्या भली भांति पता था। मतलब वो हर एक चीज़ जानते थे इस मार्ग के बारे में। इस वजह से इस मार्ग से वापस आना हुमायूं के लिए सही था। लेकिन वो त्रिपाठी जी बोलते हैं कि इस मार्ग से वापस आना उसके लिए सही नहीं था, क्योंकि यहाँ पे क्या था? अफगानों का अधिकार था, और अफगान क्या थे? इसके कट्टर दुश्मन थे। ये मार्ग आर.पी. त्रिपाठी कहते हैं मार्ग तो सही था, क्योंकि सेना इससे यहीं से गई थी, और ये जो मार्ग था ये उसे सीधा चुनारगढ़ ले जाता। कहाँ पे? चुनारगढ़, जहाँ पे क्या थी? मुगल की जो सेना थी वो युद्ध कर रहे थे। ये मार्ग क्या था? सीधा चुनारगढ़ उसको ले जाता। इस वजह से क्या था? ये मार्ग उसके लिए सही भी था, और वो इस मार्ग से एक बार जा भी चुका था। उस मार्ग से आगे बढ़कर एक बार फिर हुमायूं क्या है? गंगा को पार करता है। क्या उस मार्ग से आगे बढ़कर एक बार हुमायूं क्या है? गंगा को फिर पार करता है। पार करने के बाद फिर एक मैदान में पहुंचता है, जिस जगह का, उस मैदान का नाम क्या था? चौसा का मैदान। चौसा के मैदान नामक स्थान पे वो वहाँ पे पहुंचता है। शेर खां भी अपनी सेना को लेकर क्या है? वहीं पे पहुंच जाता है। कहाँ पे? चौसा के मैदान में। और हुमायूं भी वहीं पहुंच जाता है, लेकिन इसको इसके भाइयों के द्वारा क्या है? कोई सहायता नहीं मिलती है। उस टाइम पे जब इसको ज़रूरत थी तो इसको क्या है? इसके भाइयों के द्वारा कोई सहायता नहीं मिलती है। क्यों नहीं मिलती? क्योंकि उनकी सेना क्या थी? कहीं और व्यस्त थी। इस वजह से क्या है? इसको अपने भाइयों से कोई सहायता नहीं मिलती है। शेर खान जो था वो क्या प्रतीक्षा कर रहा था? वो वर्षा की प्रतीक्षा कर रहा था। क्या? किसकी? वर्षा होने की। क्यों? क्योंकि जो हुमायूं थी, जो मुगल सेना थी, वो गंगा के तट से आ रही थी और कर्मनाशा नदी के बीच थी। गंगा का तट और कर्मनाशा नदी के क्या थी? बगल से जा रही थी। तो बगल में वहाँ पे क्या पड़ती? कर्मनाशा नदी पड़ती। और शेर खां तो वहीं रहता था आसपास। उसको सब पता था कि कर्मनाशा नदी में क्या है? बाढ़ बहुत जल्दी आती है। वो इसी चीज़ का क्या है? प्रतीक्षा कर रहा था कि बाढ़ अगर आ जाएगी तो मुगल सेना को क्या है? आने में बहुत ज़्यादा कठिनाइयाँ होंगी। हो सकता है उसकी सेना क्या अस्त व्यस्त हो जाए, कुछ सैनिक मारे जाएं, तो कम ही हो जाएंगे सैनिक। तो वो क्या कर रहा था? इसी चीज़ की प्रतीक्षा कर रहा था। लेकिन मुगल सेना क्या है? वहाँ पे कष्ट तो उसको बहुत होते हैं, लेकिन वो क्या है? पहुँच जाती है। फिर 3 माह के बाद दोनों सेनाएं क्या है? आमने सामने आ जाती हैं। किसकी? शेर खां की सेना और हुमायूं की सेना क्या है? 3 माह के पश्चात रास्ता तय करने के 3 माह के बाद क्या? दोनों सेनाएं एक दूसरे के सामने आ जाती हैं। दोनों सेनाएं क्या थी? 3 माह तक आमने सामने खड़ी रहीं एक दूसरे के। फिर क्या होता है? दोनों शेर खां और हुमायूं जो है संधि करने की बात करते हैं, लेकिन संधि करने का भी कोई फ़ायदा नहीं निकलता है। संधि तो की जाती है, लेकिन संधि का भी क्या है? कोई फ़ायदा नहीं निकलता है। और मुगल सेना को क्या है? बहुत वर्षा हो जाती है इसी बीच। जिस चीज़ का उसको प्रतीक्षा थी वही क्या होता है? वर्षा भी हो जाती है। वर्षा होने के बाद मुगल सेना को क्या है? बहुत ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। और 26 जून को क्या होता है? प्रातःकाल सुबह के समय 26 जून को प्रातःकाल सुबह के समय क्या है? शेर खां की सेना अचानक से मुगलों पर आक्रमण कर देती है। तो इसकी वजह इसके बाद क्या होता है? आक्रमण वो अचानक से आक्रमण कर देती है। प्री प्लानिंग तो थी नहीं कि नहीं अब आज युद्ध होगा। तो वो क्या है? वहाँ पे अचानक से उन पर आक्रमण कर देती है। फिर हुमायूं को क्या है? एक नाव का सहारा लेकर वहाँ से भागना पड़ता है। हुमायूं क्या है? वहाँ से नाव के सहारा लेकर जैसे तैसे बचता है, और बचने के बाद वो कहाँ चला जाता है? आगरा चला जाता है। किसके साथ? अपने भाई अस्करी के साथ। अपने भाई अस्करी के साथ वो क्या है? आगरा चला जाता है। कौन? हुमायूं क्या अपने भाई अस्करी के साथ आगरा चला जाता है। तो शेर खां क्या होता है? जब युद्ध हार जाता है तो वहाँ जो उसकी रानियाँ थी, बेगम थी, और जितनी भी स्त्रियाँ थीं, उनको क्या सम्मान के साथ वो वापस भेज देता है। शेर खां क्या है? अपने आप को
सुल्तान घोषित कर देता है। और फिर क्या होता है कि वो एक पदवी ग्रहण करता है, उसका नाम क्या था, शेर खां। बाद में क्या है, वो शेर खां की क्या है, पदवी ग्रहण कर लेता है। और पदवी ग्रहण करने के बाद ही क्या है, वो तुरंत बंगाल पर भी आक्रमण कर देता है और वहाँ पर भी क्या अपना कब्जा कर लेता है। कौन, शेर खां। और फिर धीरे धीरे वो कन्नौज तक बढ़ जाता है। इस प्रकार से क्या कर देता है, मुगलों को वहाँ से नष्ट कर देता है। कौन, शेर खां। शेर खां ने क्या किया, मुगलों की राजनीति को एकदम विफल करके उनको नष्ट कर देता है। क्यों, पहले बंगाल, फिर अब कहाँ पहुँच गया, कन्नौज। मुगलों के सारी जगहों को क्या है, वो हथियाना शुरू कर चुका था। आइए इसके बाद हम लोग देखते हैं कन्नौज और बेलग्राम का युद्ध कब होता है। ये होता है 17 मार्च 1540 ईस्वी को। कब होता है, 17 मार्च 1540 ईस्वी को। ये किसके किसके बीच होता है, ये शेर शाह और हुमायूं के बीच। शेर शाह कौन था, भाई शेर खां, जिसने क्या थी, पदवी ली थी। इसको एक पदवी मिल जाती है शेर शाह की। शेर खां को किसकी पदवी मिल जाती है, शेर शाह की। ये दोनों के बीच क्या होता है, जिस समय शेर शाह जो था वो अपनी स्थिति को क्या कर रहा था, दृढ़ कर रहा था। ठीक है, जब वो स्थिति को अपनी दृढ़ करने में व्यस्त था, उस समय क्या था कि जो हुमायूं है वो अपने भाइयों के साथ उनके भाइयों के बीच में नहीं बन रही थी, वो अपने भाइयों की विवाद में व्यस्त था। ठीक, उसके बाद क्या होता है, शेर खां अपने भाई, हुमायूं जो था उसका उदार प्रकृति का नेचर था, उसका व्यक्तित्व कैसा था, उदार प्रकृति। इसकी उदारता ही तो मैंने आपको पहले भी बताया कि इसका सबसे बड़ा कारण थी। इसने क्या किया, उसके भाई ने जब उसको ज़रूरत थी तो उसको सहायता नहीं दी, लेकिन बाद में इसने क्या किया, अपने भाइयों को तो माफ़ कर ही दिया, साथ में सुल्तान मिर्ज़ा जो थे, सुल्तान मिर्ज़ा को भी इसने क्या किया, माफ़ कर दिया। इतना सब करने के हुमायूं के बाद भी, इतना सब हुमायूं ने अपने भाइयों के लिए किया, फिर भी क्या हुआ, हुमायूं को माफ़ कर देना भी क्या था, उदारता जो थी उसकी, उनके भाइयों को एक ना कर सकी। उनके भाई तब भी क्या रहते थे, अलग रहते थे। तब भी हुमायूं ने उनको इतना बड़े भू राज्य दे दिए, भू क्षेत्र दे दिया, संपत्ति दे दी, साम्राज्य विभाजन कर दिया। उसके बाद जो उसने सहायता नहीं की, फिर भी हुमायूं ने क्या किया, उसको माफ़ कर दिया। तब भी क्या, सब करने के बाद भी ये चारों भाई एक नहीं हो सके। क्या, एक ये तब भी नहीं हो सके। उस समय क्या होता है कि कामरान की तबीयत खराब हो जाती है, तो उनको क्या लगता है कि जो हुमायूं है उसने कामरान को क्या, धीरे धीरे जहर दिलवा दिया। किसने, हुमायूं ने। क्योंकि कामरान की तबीयत धीरे धीरे जब खराब होने लगती है, उन सबको क्या लगता है कि ये काम हुमायूं का है, हुमायूं उसको धीरे धीरे क्या है, जहर दिलवा रहा था। इसी कारण क्या होता है, हुमायूं अपनी आधी सेना को लेके, हुमायूं अपनी अधिकांश, आधी से ज़्यादा सेना को लेके कहाँ है, वो चला जाता है, कहाँ, लाहौर। कौन, हुमायूं अपनी अधिकांश सेना को लेके कहाँ चला जाता है, लाहौर चला जाता है। इसी बीच क्या होता है, मुगलों ने अपनी एक सेना को भेजा, कहाँ पे, मुगलों ने अपनी एक सेना को भेजा, कहाँ, किसके नेतृत्व में, कुतुब खां के नेतृत्व में उसने अफगानों के खिलाफ क्या, युद्ध करने के लिए भेजा। और क्या होती, मुगल सेना विजयी हो जाती, लेकिन क्या होता है, कुतुब खां को मार दिया जाता है। कुतुब खां क्या है, मर जाता है, लेकिन उसकी सेना क्या है, विजयी हो जाती है। किस समय, जब वो लाहौर चला गया था। उसके बाद क्या होता है, वो अपनी सेना को कुतुब खां के नेतृत्व में अफगानों के खिलाफ भेजता है। उसमें कुतुब खां क्या है, मारा जाता है, लेकिन मुगल सेना क्या हो जाती है, विजयी हो जाती है। तब भी क्या है, हुमायूं ने क्या किया, कुछ नहीं किया। हुमायूं ने क्या किया, उस समय कुछ नहीं किया। और फिर क्या, उसने सोचा अब देर करना ज़्यादा सही नहीं है। हुमायूं ने क्या सोचा कि अब देर करना ज़्यादा सही नहीं है। फिर वो क्या करता है, अपनी सेना को लेकर कन्नौज की तरफ बढ़ना प्रारंभ कर देता है। धीरे धीरे वो कन्नौज की तरफ बढ़ना प्रारंभ कर देता है। और फिर क्या होता है कि शेर खां की सेना और हुमायूं की सेना एक दूसरे के सामने आ जाती हैं। 1.5 माह तक क्या है, सेना एक दूसरे के सामने तो थी, लेकिन 1.5 माह तक एक दूसरे के खिलाफ कोई युद्ध नहीं होता। ये दोनों लोग क्या करते हैं, आमने सामने तो थे, बट लेकिन क्या होता है, कोई भी युद्ध नहीं होता है। क्या होता है कि अचानक 15 मई को, कब, 15 मई को बहुत ज़्यादा वर्षा होने लगती है, जिसका तो हम हमेशा से फ़ायदा उठाता रहा, सोचता रहा। 15 मई को क्या होती है, अचानक से बहुत ज़्यादा वर्षा हो जाती है। इसके कारण जो मुग़ल खेमे थे, जहाँ पे वो लोग रुके हुए थे, उनमें क्या पानी भर जाता है, तो फिर लोगों को दिक्कत होने लगती है। तो वो क्या कर रहे होते हैं, अपनी जगह को बदल रहे होते हैं। कब, 17 मई को वो क्या है, जब अपनी मुग़ल सेना वो ऊंचाई पर जा रही थी, तो उस समय क्या होता है, अफ़गान लोग वहाँ पे आक्रमण कर देते हैं। अफ़गान लोग जब मुग़ल सेना को जब देखा कि इनको दिक्कत है, पानी से लोगों को क्या हो रही है, दिक्कत, वर्षा से दिक्कत हो रही है, तो उस समय क्या है, उन्होंने आक्रमण कर दिया।
किसने? अफ़गानों ने। अफ़गानों के आक्रमण करने के बाद क्या हुआ, जो मुग़ल लोग थे वो लोग अपने तोपखाने का सही तरीके से प्रयोग मुकाबला तो भाई उन लोगों ने बहुत अच्छा किया, मुग़लों ने बहुत डट कर मुकाबला किया अफ़गानों का, लेकिन क्या है अपने तोपखानों का प्रयोग नहीं कर पाए। और इसी युद्ध में शेर खान ने मुग़लों की मुग़लों की ही नीति अपनाई और क्या है, जीत गया। मुग़लों की ही नीति किसने अपनाई? मुग़लों की ही नीति किसने? शेर खान ने अपनाई और क्या हुआ, वो जीत गया। और इससे क्या होता है कि इस तरीके से मुग़ल सेना के पैर वहाँ से क्या है, उखड़ जाते हैं और वो हुमायूं और उसके भाई वहाँ से जान बचा के क्या है, भाग जाते हैं। ये युद्ध क्या था? एक निर्णायक युद्ध था। शेर खां हुमायूं क्या है, वहाँ से भागकर आगरा चला जाता है, लेकिन वो क्या है वहाँ पे रुक नहीं पाता है, क्योंकि क्या शेर खां उसका पीछा करता हुआ वहाँ तक पहुँच जाता है। फिर हुमायूं क्या होता है, वहाँ से भाग के कहाँ जाता है? लाहौर चला जाता है। आगरा से भाग के क्या है, जब शेर खां उसका पीछा करता है तो वो लाहौर चला जाता है। लाहौर में वो उसके अपने भाइयों के पास चला जाता है, जहाँ उसके भाइयों ने क्या हुआ, फिर भी उसकी कोई सहायता नहीं की, फिर भी क्या है उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। शेर खां क्या होता है, शेर खां ने दिल्ली पर भी अधिकार कर लिया। फिर क्या था, जब इन भाइयों में तो बन ही नहीं रही थी, फिर शेर खां ने क्या किया, दिल्ली पर भी अधिकार कर लिया। इससे क्या होता है कि उत्तर पश्चिम की राजनीति पूरी तरीके से नष्ट हो जाती है। मुग़लों की क्या, उत्तर पश्चिम राजनीति पूरी तरीके से नष्ट हो जाती है। अब वो दिल्ली का भी सुल्तान बन जाता है। और हुमायूं क्या है, पंजाब में भी नहीं रुक पाता है। हुमायूं पहले आगरा जाता है, वहाँ भी नहीं रुक पाता है। वहाँ से क्या, लाहौर जाता है। लाहौर के जाने के बाद क्या है, वो फिर पंजाब जाता है, लेकिन कहीं भी क्या है वो रुक नहीं पाता है। फिर वो क्या सोचता है कि वो कश्मीर चला जाए। जितनी बार, लेकिन क्या होता है, जितनी बार वो कश्मीर जाने का प्रयत्न करता है उतनी बार क्या है, कामरान जो है उसके रास्ते में क्या है, बाधा बन जाता है। कामरान क्या रुकावट डाली। कामरान ने क्या, जितनी बार उसने कश्मीर जाने को सोचा उतनी बार कामरान ने क्या है उसके रास्ते में बाधा डाली। अंत में क्या होता है, फिर अंत में जो हुमायूं था वो कहाँ चला जाता है, सिंध चला जाता है अपने छोटे भाई के पास, जहाँ उसका छोटा भाई पहले ही पहुँच चुका था सिंध में। अंत में क्या होता है, हुमायूं सिंध चला जाता है अपने छोटे भाई के पास, जहाँ उसका छोटा भाई पहले से ही पहुँच चुका था। आइए हम लोग थोड़ा जानते हैं हुमायूं की असफलताओं के बारे में। हुमायूं असफल आखिर हुआ क्यों? हुमायूं असफल होने का कारण क्या है? इसके सगे संबंधी, आपने जितने पॉइंट मैंने पहले बताए थे, अगर आप उनको रिलेट करके एक बार देखें तो कहीं ना कहीं वही क्या है आज हुमायूं की असफलता के कारण बने थे। जैसे पहले उसके सगे संबंधी जैसे मिर्ज़ा वर्ग हो गया, इन लोगों ने क्या इसका बहुत ज़्यादा समय बर्बाद किया, इसका बहुत ज़्यादा, ये क्या था, चालाक तो पहले तो क्या था, एक कूटनीतिज्ञ नहीं था, बुद्धिमान तो था, कूटनीतिज्ञ नहीं था, शक्तिशाली भी बहुत था, लेकिन क्या था, शक्तिशाली तो बहुत ज़्यादा था, लेकिन कूटनीति की तरीके से नहीं था। तो मिर्ज़ा वर्ग ने इसका क्या बहुत कम साथ दिया, इसके सगे संबंधियों ने इसका क्या बहुत ज़्यादा विरोध किया। और तो और जब सबसे बड़ा कारण तो इसके भाई बन गए, और लास्ट तक इसके पतन का कारण ही इसके भाई बने रहे। इसने बार बार के अपने भाइयों को माफ़ किया। अब आप ही देखिए कितने बड़े भूभाग जो साम्राज्य विभाजन कर दिया। जिस समय मुग़ल वंश को क्या थी, इसको अपने भाइयों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, उस समय इसके भाई क्या थे, इसके विरोधी, इसके दुश्मन बने बैठे थे। इनके ही दुश्मनों को क्या है वो शरण दे रहे थे। आखिर उनको ये चीज़ क्यों नहीं पता थी कि अगर आज वो अगर इनके दुश्मनों को ही शरण दे रहे हैं तो नुकसान तो मुग़लों का ही हो रहा है। लेकिन क्या है, सिर्फ उनको सत्ता दिखती थी, महत्वाकांक्षी थे। क्या थी इन चारों भाइयों में, क्या हुमायूं तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो वो बहुत उदार प्रकृति का था। उदारता ही एक इसका कारण थी असफल होने का। उदारता भी इसका सबसे बड़ा कारण थी उसका असफल होने का। अगर ये उधार नहीं होता तो इसने क्या करता, अपना साम्राज्य विभाजन नहीं कर देता इतनी आसानी से। इसने क्या किया, अपने साम्राज्य को भी इसने लालसा नहीं रखी, अपने तीनों भाइयों में क्या है बराबर भूभाग को दे दिया। जब इसको क्या थी, युद्ध में ये भाग क्या है, इसको ज़रूरत थी युद्ध में, इसने तब भी जब शेर खां के साथ इसका युद्ध चल रहा था, इसने अपने भाइयों से मदद मांगी, तब भी इसके भाइयों ने क्या इसको मदद नहीं दी। उस समय अगर इसको मदद मिल गई होती तो शेर खां शायद इतना ऊपर नहीं बढ़ पाता। जो जिसने आज क्या किया, उस समय उसने दिल्ली और कन्नौज पर अधिकार कर लिया था, वो शायद हुमायूं क्या उसको वहीं पर दबा सकता था। लेकिन क्या है, वो
हुमायूं के भाइयों ने उसका साथ न देने के कारण ही शेर खां क्या इतना ऊपर बढ़ता चला गया, और कहीं हद तक उसकी हुमायूं के ऐशो आराम की ज़िंदगी भी उसका सबसे बड़ा कारण बन गई। वो जीते जैसे आगरा में उसने 1.5 साल तक इतना ज़्यादा समय उसने वहाँ पे व्यतीत किया। फिर वो इतना ज़्यादा पैसा आपको मैंने बताया कि महल बनवाने में उसने लगा दिया। इतना ही पैसा अगर वो किसी दूसरे के लग रखता और वो ये ध्यान देता जिस समय वो ऐशो आराम की ज़िंदगी व्यतीत कर रहा था, शेर शाह आगे बढ़ता चला जा रहा था। यही बहुत से कारण होते हैं इनको क्या है हुमायूं की असफल होने के। और बाद का जो युद्ध हुआ इसमें तो क्या इसकी प्रकृति ने इसका साथ नहीं दिया। प्रकृति ने क्या, जब ये नदी को पार करके आ रहा था तो वहाँ पे बाढ़ आ गई। उसके बाद क्या, जब 15 मई को ये वहाँ पे युद्ध करने के लिए गया तो पानी भर गया इसके खेमों में। फिर खेमों को क्या कर रहा था, अलग ले जा रहा था। उसी समय क्या अफगानों ने पीछे से आक्रमण कर दिया। तो कहीं ना कहीं ये तो युद्ध चलो निर्णायक युद्ध ही था कि इसमें तो इसकी हार होनी ही थी, निर्णायक पहले से हो चुका था, निर्णायक युद्ध था। लेकिन अगर इसके भाई इसका साथ दे देते तो शायद शेर खां को क्या है ये हरा सकता था। शेर खां को हरा के क्या है ये शेर खां को आगे बढ़ने ना देता। लेकिन क्या है, इसके भाई इसके सबसे बड़े क्या थे, दुश्मन बन के बैठ गए सामने। इसने अपने भाइयों के लिए तो बहुत कुछ किया, लेकिन इसके भाइयों ने इसका बाद तक इसने अपने भाइयों को माफ़ किया। लेकिन क्या है, बाद में भी इतना उदारता दिखाने के बाद भी इसके भाइयों ने, जैसा कि मैंने आपको अब बातें हैं, चलते हैं हुमायूं के निष्कासित जीवन के बारे में। हुमायूं का निष्कासित जीवन कब से कब तक चला? हुमायूं का निष्कासित जीवन 1540 से लेकर 1555 ईस्वी तक रहा। मतलब हुमायूं इधर बीच क्या रहा, इधर उधर करके भटकता रहा। पहले तो हुमायूं शेर शाह से परेशान होकर कहाँ चला जाता है, सिंध। ये आपको मैंने बताया ही था अभी इसके पिछले युद्ध में कि हुमायूं क्या होता है, शेर शाह से परास्त होकर कहाँ चला जाता है, सिंध की ओर चला जाता है। और वहाँ तक क्या होता है, 15 साल उसने क्या किया, संघर्ष के साथ उसको व्यतीत करने पड़ते हैं। 15 साल व्यतीत करने के बाद उसका क्या होता है, अब वो विवाह कर लेता है। विवाह किससे करता है? 1541 में वो विवाह करता है हिंदाल के अपने गुरुजी। उसके गुरुजी कौन थे? हिंदाल के जो गुरु थे मीर अली। अब उसी की मीर अली की क्या है, पुत्री से। इसका क्या ना, उसका नाम था हमीदा बानू। किससे करता है? हमीदा बानू से वो क्या कर लेता है, विवाह कर लेता है। कब? 1541 ईस्वी में। और फिर कुछ टाइम तक वो अपना जीवन व्यतीत करता है। फिर शेर खां की बढ़ती हुई शक्ति को देखते हुए और हुमायूं की दुर्बलता को देखते हुए अमरकोट के राजा ने उसे संरक्षण देना और सहायता करने का आश्वासन दिया। वो उनके यहाँ क्या था, कुछ टाइम तक वो उसने व्यतीत किया। फिर उस राजा ने क्या हुमायूं के साथ एक संधि की कि उसने बोला कि तुम्हें क्या है, शिया धर्म को स्वीकार करना होगा और इसका क्या है, तुम्हें प्रमोशन टाइप का करना पड़ेगा। भारत में जाके इसको क्या, शिया धर्म को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फॉलो करने के लिए, अनुकरण करने के लिए तुम्हें क्या है, बोलना पड़ेगा। उसको क्या, कौन से धर्म में परिवर्तित कर दिया? शिया धर्म में परिवर्तित कर दिया। और इन्हीं शर्तों के बाद इन शर्तों को क्या है, हुमायूं मान लेता है। क्योंकि उसको क्या था, शासन करना था कैसे भी करके, और वो इन शर्तों को क्या है, मान लेता है। तो उसके सामने क्या, हुमायूं के पास एक शाह जो है अपने कांधार के लिए एक सेना भेज देता है। हुमायूं के साथ कांधार में अटैक करने के लिए वो एक सेना भेज देता है। तो हुमायूं जो है अस्करी और कामरान से क्या करता है, काबुल को छीन लेता है। अस्करी और कामरान कौन थे? ये दोनों इनके ही भाई थे। अस्करी और कामरान से क्या है, काबुल को छीन लेता है। कब? 1545 ईस्वी को। 1545 ईस्वी को क्या, अस्करी और कामरान से काबुल ये छीन लेता है। आपको तो पता है, लाखों प्रयत्न करने के बाद भी उनके भाई क्या थे, हुमायूं का साथ नहीं देते थे। जब पूरे मुगल वंश को ही उन चारों भाइयों की एकता की जरूरत थी, तब भी उनके भाई क्या थे, उसके अगेंस्ट में रहते थे। बाद में क्या है, इसको मार्ग में भी उन लोगों ने रोक लिया जाने से, मैंने आपको बताया ही था। और फिर क्या होता है, इससे क्या है, अभी के जो 1545 में क्या है, कांधार अटैक करने के बाद भी इससे ले लेता है। और प्रत्येक बार इसको क्या है, हुमायूं माफ़ करता रहता है, क्योंकि हुमायूं का नेचर उदार प्रकृति का था। तो इस वजह से हुमायूं क्या है, उसको बार बार माफ़ कर देता था अपने भाइयों को। लेकिन इस बार क्या है, उसने उन लोगों को माफ़ नहीं किया। उसने क्या की, आंखें निकलवा ली, कामरान की आंखें निकलवा ली। और आंखें निकलवाने के बाद उन्हें कहाँ भेज दिया, मक्का भेज दिया। क्योंकि ये क्या था, तीर्थस्थल है।
तो ये उनको कहाँ भेज देता है, मक्का भेज देता है। तो 1547 ईस्वी को वहीं पर इसकी मृत्यु हो जाती है। किसकी? कामरान की मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु होने के बाद फिर क्या करता है, ये छोटे भाई अस्कर जो था उसको भी क्या करता है, कैद खाने में आजीवन कारावास के लिए सज़ा सुना देता है। तो उसकी भी क्या है, वहीं कारावास में मृत्यु हो जाती है। लेकिन इसका भाई जो हिंदाल था, और इसकी अस्कर की मृत्यु कब होती है, 1558 ईस्वी को। 57 में इसके उसकी होती है और 58 में अस्कर की हो जाती है। लेकिन इसका जो छोटा भाई था हिंदाल की मृत्यु कब हो जाती है, इन दोनों से पहले ही हो जाती है, 1551 ईस्वी को। 1551 ईस्वी को हिंदाल की मृत्यु इन दोनों से पहले हो जाती है। जब इन दोनों की मृत्यु हो जाती है तो हुमायूं क्या हो जाता है, अपने भाइयों से मुक्त हो जाता है। क्या हो जाता है, अपने सारे भाइयों से मुक्त हो जाता है। फिर क्यों, इसका कोई दुश्मन, इसके भाइयों में से इसका कोई दुश्मन नहीं बचता है। इस तरह क्या होता है कि पुनः अपने राज्य को धीरे धीरे करके वापस पा। आइए हम पढ़ते हैं अब इसके बाद भारत की विजय और हुमायूं के मृत्यु के बारे में। भारत की विजय के बारे में, कहाँ कहाँ पर इसने विजय पाई, और इसकी मृत्यु के बारे में, कब इसकी मृत्यु होती है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है भारत की विजय के बारे में और हुमायूं की मृत्यु के बारे में। नवंबर 1593 ईस्वी में, कब, 1593 ईस्वी में शेर शाह के उत्तराधिकारी, शेर शाह का उत्तराधिकारी कौन था, इस्लाम शाह क्या हो जाती है, शेर शाह का वो कौन था, इस्लाम शाह कौन था, इसकी पुत्र था। इसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। इसके मृत्यु के बाद अफगानों में क्या है, फूट सी पड़ जाती है, वो आपस में ही लड़ना स्टार्ट कर देते हैं। कौन, अफगान लोग क्या है, आपस में लड़ना स्टार्ट कर देते हैं। कब, 1593 ईस्वी के बाद वो क्या है, सब आपस में ही लड़ने लगते हैं, क्योंकि उनमें क्या पड़ जाती है, फूट पड़ जाती है। और उसकी मृत्यु के बाद अफगानों में आपस में फूट पड़ जाती है। और इब्राहिम शाह ने और बंगाल के जो मोहम्मद शाह ने अपने को क्या स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया। इसकी मृत्यु के बाद जब अफगानों में फूट पड़ जाती है, उसी समय उसका फ़ायदा उठाते हैं और इसको अपने आप को क्या, बंगाल का स्वतंत्र शासक घोषित कर देते हैं। इसको घोषित करने के बाद अफगानों में आपस में संघर्ष चलना स्टार्ट हो जाता है। हमने आपको बताया कि उनमें क्या पड़ जाती है, फूट पड़ जाती है, सब आपस में क्या, उन्होंने आक्रमण करना स्टार्ट कर दिया। तो हुमायूं ने भारत पर आक्रमण की योजना बना ली। उसके बाद क्या होता है, जैसे इन्हें आपस में फूट पड़ जाती है तो हुमायूं ने क्या, दोबारा से भारत पर आक्रमण करने की योजना बना ली। उसने क्या सोचा कि इसी चीज़ का हम फ़ायदा उठाते हैं, हम क्या करेंगे, भारत में आक्रमण कर देंगे। नवंबर 1554 ईस्वी में, कब, नवंबर 1554 ईस्वी में हुमायूं क्या है, पेशावर की ओर बढ़ता है। कब, 1554 ईस्वी में क्या है, हुमायूं पेशावर की ओर बढ़ता है। और 1555 ईस्वी को लाहौर तक का प्रदेश सरलता से उसके अधिकार में आ जाता है, क्योंकि उधर उनकी मृत्यु हो जाती है और अफगान आपस में लड़ने लगते हैं, इनमें फूट पड़ चुकी होती है। इसी चीज़ का भारत फ़ायदा उठाता है और उसके अधीन में क्या आ जाता है, लाहौर उसके पास आ जाता है। कुछ टाइम पहले क्या होता है कि हुमायूं क्या करता है, इब्राहिम सूर को दिल्ली में परास्त कर देता है। सिकंदर शाह ने थोड़े ही समय पहले दिल्ली में किसको परास्त किया था, इब्राहिम सूर को परास्त किया था। सिकंदर ने कुछ टाइम पहले इब्राहिम सूर को दिल्ली में परास्त किया था, तो दिल्ली उसके अधिकार में आ गया था। फिर इसने क्या किया, एक अपनी बड़ी सी सेना भेजी, किसके, तातर खां के नेतृत्व में। और किसने, तातर खां और इब्राहिम सूर को, तातर खां और हैबत खां के नेतृत्व में इसने क्या किया, एक बड़ी सी सेना भेजी, जिसमें क्या होती है, मुकाबला हुआ, जिसमें मुगलों की क्या होती है, विजयी होती है। मुगल सेना क्या हो जाती है, इसमें विजयी हो जाती है। इसी को क्या है, मच्छीवाड़ा का युद्ध बोला जाता है। कब हुआ था, 15 मई 1555 को मच्छीवाड़ा का युद्ध हुआ, जिसमें मुगल सेना क्या हो जाती है, विजयी हो जाती है। और उसके द्वारा भेजे गए दोनों के नेतृत्व में जो सेना आई थी, बड़ी सेना, उसका क्या हो जाता है, वो हार जाती है। और फिर क्या होता है, जब उसकी सिकंदर शाह की सेना क्या होती है, हार जाती है, तो फिर वो क्रोध में आके वो खुद जाता है। अब क्या है, वो खुद जाता है अपने नेतृत्व में सेना को लेके हुमायूं से मुकाबला करने के लिए। कहाँ पे, उसका मुकाबला कब होता है, 22 जून 1555 को। कब होता है, 22 जून 1555 को वो खुद जाता है, क्योंकि क्या था, वो क्रोध में आ चुका था, उसकी सेना हार गई थी। तो वो क्या जाता है, खुद जाता है 22 जून 1555 को। कहाँ पे उसका युद्ध होता है, कहाँ जाता है, सरहिंद में क्या होता है, इन दोनों का मुकाबला होता है। इसमें क्या होती है, मुगल सेना विजयी होती है। और इसके बाद क्या है, शेर खां जो है, वो सिकंदर शाह क्या होता है, हार जाता है और उसको वहाँ से क्या होता है, भागना पड़ता है।
इसके बाद क्या होता है कि जो अफ़गान सेना है वो पूरी तरीके से हार जाती है। अफ़गान सेना ही क्या, अफ़गानों का ही यहाँ से पूरी तरीके जो सत्ता थी वो पूरी तरीके से नष्ट हो जाती है। क्या होता है कि 1555 में हुमायूं जो है दिल्ली पर अपना अधिकार कर लेता है। कब? 1555 में दिल्ली पर अधिकार कर लेता है। फिर आगरा, संभाल और आस पास के जितने क्षेत्र थे वहाँ पर भी धीरे धीरे क्या हो जाता है, उसका अधिकार हो जाता है। एक दिन जब वो अपने पुस्तकालय गया हुआ था, कहाँ पर? दीनपना हमने आपको बताया था कि जब वो आगरा जीत के आया था उसके बाद उसने क्या, दीनपना नामक एक महल बनवाया था, जिसने उसमें सबसे ज़्यादा रुपया खर्च किया हुआ था, जो उसकी सबसे बड़ी एक भूल बताई जाती थी। तो उसने जब वो पुस्तकालय में सीढ़ियों से उतर रहा था तो उसका पैर क्या, स्लिप हो जाता है, इससे उसकी मृत्यु हो जाती है। सर में चोट लगने के कारण उसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। कब होती है? 27 जनवरी 1556 ईस्वी को। 27 जनवरी 1556 ईस्वी को क्या, हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने के बाद क्या है, हुमायूं जो है जब इसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद क्या है, ये अपना उत्तराधिकारी जो है हुमायूं किसको नियुक्त कर जाता है, अकबर को नियुक्त कर देता है। तो हमने आपको क्या है इस पूरे टॉपिक में हुमायूं के बारे में बताया। आइए आपको थोड़ा सा इसके कंपैरिजन बताते हैं बाबर और हुमायूं के बारे में। बाबर जो था, बाबर को बोला जाता है कि बाबर बहुत अच्छा योग्य शासक था, सेनापति था क्योंकि वो कम उम्र से ही उसने स्टार्ट कर दिया था, 11 साल की उम्र में, और उसका देखा जाए तो ये 23 साल की उम्र में उसने स्टार्ट किया था। और बाबर के समय में इस समय मुग़ल ही तो तोपखाना लेके आए थे, तो उसके पास क्या था, अच्छा तोपखाना था, और राजाओं के पास क्या था, वो लोग तलवार और भाले से लड़ाई करते थे। इस वजह से बाबर क्या ज़्यादा से ज़्यादा युद्धों को जीत पाता था। लेकिन जिस समय हुमायूं ने राजगद्दी संभाली उस समय क्या था, लगभग हर राजा के पास क्या एक अच्छा तोपखाना हुआ करता था। तब भी क्या है, इसने क्या, इसकी रणनीति इतनी अच्छी रहती है कि हर तोपखाना होने के बाद भी इसने क्या, बहुत सारे युद्धों को जीता। ये कहीं बाबर से ज़्यादा अच्छा माना जाता है शासक अगर देखा जाए तो, क्योंकि बाबर के समय में उतने जो है बाबर के ही पास तोप थे या तोप वगैरह थी, इस वजह से वो जीत जाता था। इसके समय में क्या, दुश्मन भी, एक तो इसके दुश्मन थे, ऊपर से बाबर के भी उसको दुश्मन तो विरासत में मिले हुए थे। इसके पास क्या थे, 2 तरीके के दुश्मन थे, अपने भी थे, इसके द्वारा जो बने, इसके भाई लोग जो बने, जो घर के दुश्मन थे वो अलग।